टीम पाकिस्तान जीते रहो। आईसीसी वर्ल्ड कप के 33वें मैच में पाकिस्तानी शाहीनों ने नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कीवीज को 6 विकेटों से हरा दिया। ये तो हम बार बार कह सकते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें मजीद रोशन हो गई हैं। टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को पहले शाहीन ने तबाह किया। कप्तान केन विलियमसन के पहले बैटिंग का फैसले को ग्रीन शर्ट्स बॉलर्स ने गलत साबित कर दिया। शाहीनों के शाहीन यानी कि शाहीन आफरीदी एज वेल। यस्टरडे अगर आप देखते तो वो बॉडी लैंग्वेज जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है पिछले काफ़ी मैचेस से, वसीम अकरम ने भी जिक्र किया था, कल वो बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो भी बदली हुई थी। भाई कप्तान ने क्या कैच पकड़ा। कॉन्फिडेंट प्लेयर्स वर एग्जैक्टली, मतलब अक्सर फराज की अगर बात कर लें तो क्या उन्होंने कैच किया और एज इट इज उनका डिमीनर ये नहीं था कि एक तो पहले लग रहा था कि जैसे हारे हुए आ रहे हैं इनटू द ग्राउंड। दिस टाइम दे वर लाइक मैड कि आज हमने दिखाना है। एंड आई लाइक दैट एटीट्यूड। हम सारों को बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट भी लगा। क्या क्या बातें हुई मैच के बाद ये भी हम आपको बताना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे। कप्तान सरफराज अहमद ने पाकिस्तान टीम की जीत का क्रेडिट ऑब्वियसली बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को दिया है और सरफराज अब पुर उम्मीद है कि बाकी मैचेस में भी पाकिस्तान ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाएगा। पाकिस्तान की फतेह पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी पाकिस्तान की जीत की। पाकिस्तान की इस जबरदस्त जीत में सबसे बड़ा किरदार किसका नजर आता है आपको? देखिए, जो यूनिटी होती है, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, ये टीम गेम है, 11 प्लेयर खेलते हैं, उसमें परफॉर्मेंस वो जो होती है वो रोटेशन पे जाती है, मैन ऑफ द मैच एक ही बनता है। पर ये कि टीम हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन, बेशक आप स्कोर करें ना करें, विकेटें ले ना लें, पर आपकी एफर्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको टीम में ये साबित करती है कि आप अच्छे प्लेयर हैं और एक टीम नज़र आती है। तो अभी आपने देखा होगा जैसे शहनशाह अफरीदी ने 3 विकेटें ली, उसके बाद शादाब ने 1 विकेट ली, वहाब आमर ने 1 विकेट ली, उसके बाद बाबर आजम ने 100 किए, हारिस ने 50 किए, हफीज़ ने 25-30 किया। तो ये सारी ये कंट्रीब्यूशंस होती है। तो मैन ऑफ द मैच सिर्फ एक प्लेयर को ही मिलता है, पर इसका जब एक प्लेयर मैच तो पूरी टीम बूस्टअप होती है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि एवरीबडी हैड अ पार्ट टू प्ले। एवरीबडी सर्टेनली डिड। अच्छा रज़ाक, कल भी हम ये सोच रहे थे, हम तो खैर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं नहीं, लेकिन आप हैं तो आप हमें बताइए कि जिस तरह मैच का आगाज़ हुआ लग रहा था कि बड़ी जल्दी ये न्यूजीलैंड की टीम आउट हो जाएगी, तो एंड में खासे रन फिर दे दिए उन्हें। इतने सारे रन कैसे बन गए? 230 अब तो सोचा ही नहीं था जो सूरत हाल चल रही थी इब्तिदा में मैच की। देखिए, ये क्रिकेट है और न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने जैसे टॉस जीत के बड़ा पॉजिटिव डिसीजन लिया उसने और उन्होंने कहा जी जैसे उनके 11 पॉइंट थे, उनको ये फेयर नहीं था हारने का। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान टीम पर अटैक करेंगे, हमेशा से वैसे ही करते आ रहे हैं। अर्ली विकटें गिरने की वजह से वो अटैक नहीं कर सके, जिससे वो पैनिक हुए और पार्टनरशिप लगती हैं। जैसे कि 20-25 ओवर के बाद विकेट में बिहेवियर चेंज आता है, जो बॉलर्स होते हैं फील्डिंग करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी टायर्ड होती है, बंदा थकता है कि 50 ओवर को देखना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे फिर दूसरी टीम को एडवांटेज मिलता है। उनकी अच्छी पार्टनरशिप उनको क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, एक बड़ी लगी और 237 रन बनाए। अच्छा रज़ाक, एक और चीज़, ऑब्वियसली जीत तो हम गए हैं लेकिन हमें ज़रा क्रिटिकली एनालाइज भी करना है बिकॉज देयर आर सो मेनी मैचेस लेफ्ट एज वेल। पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी बेहतरी नज़र आई है लेकिन टॉप ऑर्डर बैटिंग के मसाइल जूं के तूं लग रहे हैं हमें, तो अगले मैचेस में परेशानी हो सकती है। ये कैसे ठीक होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा 11 की टीम में हर दिन हर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, पर ये कि 11 की टीम में से 2-3 प्लेयरों को डेफिनेटली परफॉर्म करना पड़ता है और रोटेशन होनी चाहिए परफॉर्मेंस की, जिससे टीम को कमी महसूस ना हो कि आज हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, हमें इस तरह खेलना चाहिए था। जैसे अब टीम जीती है तो मैं समझता हूँ 11 प्लेयर बड़े खुश हैं, इवन के जो बेंच पर बैठे हुए बड़े खुश हैं, मैनेजमेंट बड़ी खुश है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि जी के इमाम आपने स्कोर नहीं किया, फ़खर ज़मान आपने क्या शॉट खेली थी, आपको नहीं खेलना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं, तो ये चीज़ें फिर कॉन्फिडेंस की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। फिर प्लेयर को खुद अवेयरनेस होती है कि उसको भी पता है, फ़खर को भी पता है कि मैंने शॉट खेली गलत थी, इमाम को भी पता है कि बॉल काफ़ी तेज़ आया और मुझे इस तरह इसको नहीं खेलना चाहिए था। ये हर प्लेयर को पता होता है, पर जब हारते हैं तो फिर हाईलाइट होती है। ऑलराइट, अब अब्दुल रज़ाक ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के अगले मैचेस ज़ाहिर है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अफगानिस्तान के साथ मैच है, बांग्लादेश के साथ मैच है, दोनों टीमें ख़तरनाक हैं। क्या इसी टीम के साथ आगे जाना चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए या कुछ चेंजेस हो सकती हैं?
देखिए मैं नहीं समझता कि कोई चेंज करनी चाहिए, और ठीक है इंजरी वगैरह होती है तो वो दैट्स सेपरेट इशू, पर ये कि एक राइट कम्बिनेशन है और इसी कम्बिनेशन को लेकर चलना, प्लेयरों में कॉन्फिडेंस रहे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक बात कर रहे थे और वो कहते हैं ना, इफ इट एंट ब्रोक डोंट ट्राई टू फिक्स इट। तो टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसी तरह ही रखते हैं, बिल्कुल यही करते जाएं आगे। बाबर ने तो बहुत इम्प्रेस किया, और इन्हीं जैसे कजन्स होते हैं जिनकी वजह से दूसरे कजन्स को ना, आपको पता है ना, अकमल बरादरान के कजन्स हैं। हाँ एग्जैक्टली बड़ी आपको कोई बात याद आई है, दूसरे कजनों को ताने मिलते हैं, दूसरे कजनों को बड़ी फिर सुनाई जाती है। अच्छा, वी जस्ट नोटिस बाय द वे, ये हेडलाइंस हम देख रहे हैं, सारी अखबारें हमारे सामने पड़ी हैं और 2-3 अखबार ने सिमिलर हेडलाइन दी है जिसमें कहा है इट्स डेजा वू सो फार। तो वो जो कंपैरिजन हम 92 से 92 से सारे ही कर रहे हैं, तो अखबारों की हेडलाइंस तक वो कंपैरिजन आ गया। डेजा वू का मतलब कल के मैच के समथिंग फेमिलियर आपको लग रहा हो। तमाम लोग वो कह रहे थे कि भाई 92 से कंपैरिजन ना करें, मुझ समय वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि भाई ये तो हूबहू वैसे ही हो रहा है, ये एक्चुअली रीप्ले है। बस ये है कि एंजॉयमेंट के लिए आप कंपैरिजन कर ले, लेकिन हमारी टीम आई होप इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रही। यू स्टिल हैव टू वर्क एट इट। मतलब ये नहीं कि चूंकि 92 में होता चला आया था कि आओ जी हाथ बांध के बैठ जाएं और खुद ही हो जाएगा। अच्छा, ऐसे तो होने नहीं वाला। न्यूजीलैंड के कल भी 39 पे 3 विकेटें गिर चुकी थी और 92 में भी 39 पे 3 विकेटें गिर चुकी थी। वी आर गोइंग टू स्टॉप राइट हियर। अच्छा, और ये तो मैंने बता ही दिया था कि हमारे घर क्या पक्का था 92 में भी, अम्मी ने बताया मुझे, भिंडी थी। अम्मियाँ भी बीच में शामिल है इस चीज़ में। अच्छा जी, और एक और चीज़ जो इंग्लैंड में हो रही थी उसके बारे में हमने कल जिक्र तो किया था, लेकिन अब आपको बताएं ज़रा तफसीलन और दिखाएंगे भी। उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के लिए एक और एजाज़, और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं राहत फ़तेह अली ख़ान की, जिन्हें बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसीकी में बेपनाह खिदमात पर डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी मिली है। और उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने 26 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में डॉक्टर ऑफ म्यूज़िक की एजाज़ी डिग्री हासिल की थी। ये हम उसकी तकरीब जो है वो सारी आपको दिखा रहे हैं। हाउ वंडरफुल इज़ दैट। मतलब साथ जब ये बैकग्राउंड में इनका म्यूज़िक लगा होता है ना, तो बस हर चीज़ लगता है कि परफेक्ट हो गई है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक ज़बरदस्त चीज़ हमने आपको बतानी है। पर्टिकुलरली लाहौर में रहने वाले जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं पंजाब के साबिक सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनका एक मुजस्समा लाहौर फोर्ट की सिख गैलरी में उनकी 180वीं बरसी पर आज नस्ब किया जा रहा है। ये देखिए, ये अभी अनवेल नहीं हुआ हुआ, लेकिन इसके बाद जब इसे अनवेल किया गया तो उसकी पिक्चर भी हम आपको दिखाएंगे। ये इस तरह का मुजस्समा है। मुजस्समे में महाराजा रंजीत सिंह अपने सबसे पसंदीदा घोड़े कहार बहार पर सवार हैं। ये अरबी घोड़ा उन्हें अफगानिस्तान के हाकिम दोस्त मोहम्मद खान ने तोहफे में दिया था। घोड़ों के बहुत शौकीन थे। एक घोड़ी लैला के लिए तो जंग तक हो गई थी जिसमें 12,000 लोग मारे भी गए थे। महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्समा फ़कीर सैफुद्दीन और उनकी टीम ने तैयार किया है। फ़कीर सैफुद्दीन का कहना है कि महाराजा के मुजस्समे की रुनुमाई उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अच्छा जी, लाहौर से वजाहत मसूद तजियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। आपकी ऑब्वियसली तारीख पर गहरी नज़र है। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कुछ बताइए, क्या खसूसियात थी महाराजा रंजीत सिंह की? देखिए, 18वीं सदी का आखिर और 19वीं सदी का आगाज का उनका ज़माना बनता है, तो जो इस ज़माने की प्रिंसली गवर्नेंस हो सकती थी, साजिशें, थोड़ी बहुत मजहबी तासुब, मुझे जिस बात पे हैरत है वो ये है कि अगर हमें सिख कम्युनिटी को उसकी तारीफ कलब करना है तो पंजाब में सबसे अच्छा नाम तो उस ज़िमन में भगत सिंह का बनता है, और अगर हमने लाहौर के लोगों की बात करना है तो आज़ादी की लड़ाई तो लाला लाजपत राय के हाथ में के सर उसका चेहरा बनता है, और उसमें जो है वो हमारे पास अगर फिलंथ्रॉपी देखनी है तो सर गंगाराम है। महाराजा रंजीत सिंह का कोई इखलाकी या कोई समाजी शऊर में उनका कोई नाम नहीं है। मुझे ऐसे मालूम होता है कि जैसे किसी ने ज़रा सुपरफिशियल तरीके से सही काम करने की कोशिश की है, लेकिन ज़रा सुपरफिशियल है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह
ये वो कॉनोटेशन नहीं है जिससे हम कहें कि इससे हमारा जो हमारा मॉरल फाइबर है हमारे मुल्क का, हमारे बच्चों का, क्योंकि मुजस्मा इसलिए लगाया जाता है ना कि हम कुछ वैल्यूज डिराइव करेंगे, बच्चे उससे, आने वाली नस्लें उससे कुछ सीखेंगी। तो महाराजा रणजीत सिंह में वो खसूसियात नहीं हैं सिवाय एक अच्छे पावर प्लेयर के। अच्छा वजाहत साहब, आप कहते हैं कि उनमें वो खसूसियात नहीं है जिसकी वजह से उन्हें ऑनर किया गया है, तो और भी बहुत सी शख्सियात हो सकती थी जो ऑनर किया जाना चाहिए था। ये भी बताइएगा कि महाराजा रणजीत सिंह कहता था कि रब ने उसे एक आंख इसलिए दी है कि वो हर मज़हब को एक आंख से देखे। काफ़ी मुसलमान वज़ीर भी थे उनकी काबीना में, इस बारे में तारीख क्या कहती है? भैया इस तरह की बातें खास मूड में जो होते हैं ना, ऑटोक्रेट हुक्मरान जो नस्ल अनान होते हैं, जो जवाबदेह नहीं होते, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें कहा करते हैं। इस तरह की बातें आपको औरंगजेब आलमगीर में भी मिल जाएंगी। कहीं आपको वो मंदिरों की बाकायदा जो है वो रखवाली करते और उनके लिए फंड देते नजर आएंगे, और कहीं नाराज हो जाएंगे तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुछ मिसाल रखें उनके साथ नाइंसाफी करते नजर आएंगे। तो ये असल में तो एक बात देखने की जो है ना वो ये है कि हम जिस वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं, जिस इल्मी फ्रेमवर्क में आज की दुनिया रह रही है, उसमें रणजीत सिंह जो है उनका उस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं बनता। मेरा आज भी ये कहना है बगैर किसी मजहबी तासुब के कि सर फजल हुसैन तालीम के मैदान में, फिलैंथ्रोपी में हमारे सर गंगाराम, हमारे पास जो है वो आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, पंजाब के पास बहुत अच्छे, बहुत आला नफीस नाम मौजूद हैं जो बगैर किसी मजहबी तासुब के जिन्हें किया जा सकता है। रणजीत सिंह वाला मामला बस सच्ची बात तो ये है कि मुझे ऐसे मालूम होता है कि गोया क्योंकि उनके वो जो है वो ही डजंट कैरी एनी पर्टिकुलर मैसेज, तो वो है अगर यही मजहबी तासुब से बाला होना ही खूबी हो तो फिर मेरे भाई अकबर बादशाह ने क्या कसूर किया कि उसका नाम सुनते ही हम जो है वो भड़क उठते हैं, क्योंकि वो तो हमारी बरसगीर की तारीख में अशोका के बाद तो अकबर आज़म जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका वजाहत मसूद साहब। आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मुजस्समे की तनसीब पर, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यही जियो पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं, लेकिन टुडे तो लिहाजा जो लाहौर में हैं वो जरूर जाकर। सर गंगाराम की बात करें थे तो सर्टनली उनको भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। जीपीओ की बिल्डिंग देख लें लाहौर की, एनसीए की बिल्डिंग देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस देख लें, सब सर गंगाराम की तामीर शुदा है। एक छोटी सी फुट नोट, किसी को याद है कल एक एपीसी भी होनी थी? आई एम सॉरी, एपीसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे एंड वी वर रनिंग अप टू इट एज वेल, लेकिन कल मैच हो रहा था तो उस वाले दिन एपीसी का करना कोई समझ नहीं, और खासतौर पर मैच भी इतना जबरदस्त हो गया। तो अभी हम आपको बता देते हैं, असल में वो मैच इतना जबरदस्त हो गया इसलिए एपीसी जो है ना कहीं बैकग्राउंड में चली गई। लेकिन वरी नॉट, हम जो इधर बैठे हैं आपको अपडेट करने के लिए, वी आर गोइंग टू टेल यू कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या। बजट मंजूर नहीं होने देंगे, चेयरमैन सेनेट को हटाएंगे, अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों में इत्तफाक हो गया, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन बहरहाल हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी में होने वाली एपीसी में बिलावल भुट्टो जरदारी, असफन यारवली और पश्तून खां मिली अवामी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा शरीक हुए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने वज़ीर आज़म की जानिब से करप्शन की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद करते हुए इसे पार्लियामेंट पर हमला करार दिया। बजट 2019 को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तमाम सियासी जमातें अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगी। कुल जमाती रहबर कमेटी तश्कील दी जाएगी जो आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली और इस एलामिया के नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगी। आपको ये भी बताएं कि हुकूमत का कहना है कि एपीसी का तमाशा 10 घंटे जारी रहने के बाद नाकाम हो गया। इस्लामाबाद में सियासी रोयते हलाल कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने शिरकत फरमाई।
और मुसलसल 10 घंटे की जदोजहद के बाद जो इक़्तिदार का चांद देखने की ख्वाहिश थी, उसमें वो कामयाब ना हो सके और मुल्क भर से भरपूर कोशिशों के बावजूद उन्हें इक़्तिदार का चांद कहीं से नज़र ना आया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 25 जुलाई को अपोजिशन जमातों की जानिब से यौम सह मनाया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जलसे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अपोजिशन ने धांधली से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का फैसला भी किया है। इसी पर बात करते हैं, पहले अपोजिशन और फिर हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब, अपने वक्त दिया। राना साहब, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बज़ाहिर ये अज़्म किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ कुछ करने का अज़्म कहीं आगे जाकर करेंगे, लेकिन अभी चलें इकट्ठे होते हैं। अब हम यहाँ क्या अखज़ करें, इस APC से क्या निकला, इसकी ज़रूरत क्यों थी? देखें, कल APC की मीटिंग में जो है वो वहाँ पे तमाम जो पार्टी लीडर्स थे उन्होंने अपना अपना जो है वो हालात का जायज़ा पेश किया, अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उसमें गालिब राय ये थी कि इस वक्त उस सियासी एजेंडे पे जिसके ऊपर तमाम जमातें मुत्फिक हैं कि ये एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन की पैदावार हुकूमत है, जाली मैंडेट से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत, और इसकी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं एहतसाब की सूरत में, उन पे जो है वो अगर फौरी तौर पे किसी तहरीक या मूवमेंट को शुरू किया जाता है तो इस वक्त जो आम आदमी का मसला है, आम आदमी जो महंगाई के हाथों तंग है, आम आदमी जो है जो बेरोज़गारी के हाथों तंग है, आम आदमी जो है उसकी तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं हो रहा, आम आदमी जो है उसका कारोबार जो है वो बंद हो गया। वो इन्होंने इस किस्म की जो एक्सेशन जो है वो जारी की है, इन्होंने इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं कि आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है। तो फिर उससे जो है उस एक आम आदमी से, आवाम से जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इर्रेलेवेंट सी हो जाएंगी और लोग समझेंगे कि इनको तो जी अपने सियासी मामलात के ऊपर जो है वो बात करने का जो है वो ख्याल है, हमारी तरफ जो है वो कोई नहीं देख रहा। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि फौरी तौर पे जो इस वक्त पूरे मुल्क में हर जगह पे, किसी जगह पे रियल स्टेट वाले जो है वो अपने जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं, किसी जगह पे जो है वो को मज़दूर जो है वो सड़कें ब्लॉक करने जा रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया जाए, किसी जगह पे जो रिटेलर्स हैं वो हम सर पकड़ के बैठे हैं, ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए इन्होंने कारोबार करना जो है वो मुश्किल कर दिया है। तो उन लोगों के साथ जो है वो एक राब्ता अवाम जो है वो मुहिम का आगाज़ किया जाए और उनकी ताकत बना जाए, उन्हें अपनी ताकत बनाया जाए और इस हुकूमत को सबसे पहले आम आदमी के ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया है और जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, उससे जो है वो इनको या तो बाज़ किया जाए, और अगर ये बाज़ ना आए तो इस हुकूमत को जो कि मुल्क और अवाम दुश्मन एजेंडे पे गामज़न है, इसको ख़त्म किया जाए। राइट राना साहब, साथ साथ ये भी बताइए कि जो APC में तय हुआ है ये तो कुछ जमातों की मुश्तरका राय होगी, मुस्लिम लीग नून का अपना नज़रिया क्या है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या इस हुकूमत को हटाने के लिए कुछ करना होगा या वही कि हुकूमत को उसके अपने ही बोझ तले गिरता देखना है? देखें, इसमें जो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सिलसिला जो है वो हम अब देख रहे हैं पब्लिक एट लार्ज लेवल पे, कि कोई तबका ऐसा नहीं है कि जो है जो इनसे तंग नहीं है। आप किसी जगह पे चले जाएं, किसी जगह पे कोई आदमी आपको मिले वो अपनी दुहाई रोता है कि जी मेरा इतना बिल आ गया, मेरा जो है वो कारोबार बंद हो गया। रेहड़ी वाला कहता है कि जी मैं सुबह से खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझसे कोई जो है वो फल ख़रीदने के लिए नहीं आया। तो मुस्लिम लीग भी ये समझती है कि आम आदमी के साथ उसे रिलेट करना चाहिए, पहले उस आम आदमी की मुश्किलात के लिए जो है वो उसके साथ एहतजाज भी करना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए, उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। और हुकूमत के यकीनन हुकूमत ने ये सारा खुद किया धरा है हुकूमत का, वो हमने तो नहीं इनको कहा कि आप इस किस्म की पॉलिसियाँ जो है वो अपनाएं और इस मुल्क को जो है वो IMF के सुपुर्द कर दें। तो मुस्लिम लीग नून ने भी इसी को बेहतर जाना है कि पहले आम आदमी के मसाइल पे बात की जाए, उसके बाद ठीक है
फिर इलेक्शन में धांधली, जाली मैंडेट और इंतकामी एहतसाब जैसे जो पॉलिटिकली, उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में जो है वो फिर बात की जा सकती है और उनके ऊपर भी एहतजाज या मूवमेंट जो है वो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, वी गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। APC का जो कल हुई है एक मीटिंग, उसके हवाले से राना सनाउल्लाह से बात कर रहे थे और अब हम हुकूमत का मौक़िफ़ लेते हैं। रहनुमा PTI मलिक आमिर डोगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डोगर साहब, अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक रहा? आप लोगों को यही उम्मीद थी? नहीं, ये तो पहले दिन से ही लग रहा था कि ये चोर और डाकू इकट्ठे हो रहे हैं। सिर्फ अपने जो मुकदमात हैं, जो इनकी चोरियां हैं, जो डाके हैं, उनको ढाल बना रहे हैं एक नए APC के लिए। और जिसको कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इनकी आवाम के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि ये आवाम अब इनकी बातों पे कान भरे। सब कुछ आवाम जानते हैं कि इन्होंने इस मुल्क को कहाँ से 31,000 अरब डॉलर के नीचे मकरूज कर दिया इस कौम को, और जिस तरह से इन्होंने डाके डाले हैं, जिस तरह से पिछले 10 साल में बिलखसूस और 30 सालों में पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा है, तो अब आवाम इनकी कान नहीं धरेंगे। और ये APC जो है, ये तमाम वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार जो इन्होंने किया और उसमें जो करप्शन की, उसको बचाने के लिए इकट्ठे हुए। इनका कोई अवामी एजेंडा नहीं था। ये अवाम के किसी फलाह महबूद के लिए, अवाम के किसी मुफाद के लिए इकट्ठे नहीं हुए और इसलिए ये नाकाम हुई पूरी तरह। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन जमातें एक चीज़ पर तो मुत्तफिक हो गई हैं कि इंतखाबात मुनसिफाना नहीं थे। हुकूमत ये एतराज़ तो दूर कर सकती है, तहकीकात करवा दें, ये काम हुकूमत क्यों नहीं कर लेती ताकि ज़रा सब सेटल डाउन हो जाए? पहले इजलास में ही पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आइए, अगर आपको किसी भी हल्के में, इलेक्शन में, किसी भी जगह अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो हम हाजिर हैं, हल्के खोलने के लिए भी हाजिर हैं, पार्लिमानी कमीशन बनाने के लिए भी हाजिर हैं। हमने तो सारा कुछ किया और आपने देखा कि हमने तो कमेटी भी बनाई, कमीशन भी बनाया, लेकिन अपोजिशन के पास कोई बात ही नहीं है कहने के लिए। क्योंकि ये इलेक्शन जो हुए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के साफ शफाफ तरीन इलेक्शन हुए, जिसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। हाँ, कोई कमी पेशी, कोई इंतजामी एरर अगर आए भी हैं तो बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा है। आए, बैठे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करें और बैठ के देखें कहाँ कहाँ की खामियां या खराबियां पाई गई हैं, उनको बैठकर दूर करें, ताकि आने वाला जब इलेक्शन हो वो इससे भी बेहतर साफ शफाफ हो। अभी हम जरा आगे बढ़ जाएंगे और एक रिमाइंडर ऑफ कोर्स आपको रिमाइंडर फिर से यही देंगे कि आपको बताया है हमने कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो हैं 18th लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो हैं वो होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी 9 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स हैं। तो आप वोट कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं हु डिजर्व्स टू गेट ए लक्स स्टाइल अवार्ड। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? www.luxstyle.pk पे जाना होगा। पहले 30 जून तक डेडलाइन थी, फिर एक्सटेंड अब होगी कि नहीं होगी ये देखना बाकी है। लेकिन अभी 30 जून नहीं है, अभी यही है कि अभी यही है। इससे पहले जो 23 जून थी, सॉरी, 23 जून एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है। लेट्स सी कि उसके बाद क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपके पास आखिरी मौका है क्योंकि जुलाई में तो अवार्ड्स होने हैं। सो डू लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड सी कि आप किसको देना चाहते हैं और उसके बाद फिर नो कंप्लेंट्स कि भाई ये डिजर्व नहीं करता था या उसको दें। बिल्कुल, इट विल बी अकॉर्डिंग टू हाउ यू वांट इट टू बी। अच्छा जी, जल्दी से अगर टाइम है तो एक और खबर बता दें। खबर क्या इंटरेस्टिंग, ये एक ट्रिविया सा ही है। ओके, आपको जल्दी से बताएं जी, मारूफ हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन इनका नाम है और इन्होंने बड़ी मूवीज़ बनाई थी एक्चुअली। किसकी? डनकर्क बनाई है, इंसेप्शन बनाई है और बैटमैन सीरीज़ भी इन्होंने बनाई है। तो नोलन की जी अगली फिल्म का नाम है टेनेट। इसके बारे में खबर ये है कि ये हॉलीवुड की महंगी तरीन फिल्मों की सफ़ में शामिल होगी। अब आप सोच ही लें कि हॉलीवुड में ऑलरेडी मतलब मिलियंस बिलियंस लगते हैं एक फिल्म बनाने में, तो उन सब से भी महंगी, अंदाज़ा कर लें। जनाब, फिलहाल शूटिंग तो मुकम्मल नहीं हो सकी है, लेकिन इस फिल्म का मजमूई बजट बताया जा रहा है $25 करोड़, यानी पाकिस्तानी कितने रुपए? 36
अरब 36 अरब पाकिस्तानी रुपए। और मेरा ख्याल है जब तक फिल्म बनेगी जो कन्वर्जन रेट चल रहा है कुछ 40 अरब तक पहुंच जाएगी ये रकम। नॉट दैट हमने देने होंगे, वो अपने आराम से 25 करोड़ में बना लेंगे। आपको पता है 162 तक 163 तक ऑलमोस्ट। अच्छा कल मैंने 60 समथिंग 61 ऑलमोस्ट समझे, तो अब 62 भी हो गया। 62 भी हो गया माशाल्लाह। और तो गोल्ड आपको पता है ना गोल्ड का क्या रेट हो गया है? जी गोल्ड का रेट आपको पता है पर तोला 80,500 रुपए। और डेजा वू की हम बात कर रहे थे 92 और 2019 का। हम तो बात ही नहीं कर रहे थे ये। अच्छा नहीं कर रहे थे, तो आप मुझसे पूछ रही थी कि भाई क्या ये बात सच है कि अंजुमन अदाकारा जिनकी अभी कुछ रोज पहले ही शादी हुई है, उनकी पहली शादी 1992 में हुई थी? इज दैट ट्रू? और चूंकि उनकी अब दूसरी शादी अभी 2019 में हुई है तो वर्ल्ड कप हमारा हुआ। बिल्कुल। मतलब कि चेक आउट द लेवल ऑफ एक्सट्रीम्स कि हम तो पागल ही हो गए ना बिल्कुल कि जो चीज़ 92 में हुई और वो अभी भी हो रही है, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप हमारा है। कोई रिलेशन नहीं है। अब कल के मैच के बाद तो ये साबित हो गई है कि इंशाल्लाह जो कुछ हो रहा है वो हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। एनीहाउ हमारे पास इस कंट्री में बात ये है कि वर्ल्ड कप हमारा ही है, तो लिहाजा 92 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था लेट इट बी, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वर्ल्ड कप इज आवर्स। हां आई जस्ट होप कि बॉयज हमें ना सुन रहे हो। कौन ना सुन रहे? बॉयज द ग्रीन शर्ट्स। बॉयज जरूर सुन ले, उनको भी अब कल उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि अब उनको वो अंदाजा अब उन्हें या तो यकीन हो गया कि बस इस दफा तो हमारा कि वी कैन टोटली हैव इट इफ वी वांट टू, तो लिहाजा वो जो है डिज़ायर उनकी अब नज़र आना स्टार्ट होगी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी बातें करनी है और भी बहुत सी। विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज शुरू करते हैं। सिंध और बलोचिस्तान की फसलों पर टिड्डी दल हमलावर है। सूबाई हुकूमतों की वफाक से हंगामी इमदाद की अपील। टिड्डी दल को यहां ना रोका गया तो अगला निशाना पंजाब भी बन सकता है। पीटीआई रहनुमा अलीम खान पंजाब असेंबली की कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी हो गए। पार्टी इजलासों से भी दूरी इख्तियार कर ली। पार्टी क़यादत से नाराज़गी की खबरें फैली हैं। और एफबीआर की आर्टिस्टों से मुलाकात, असासे डिक्लेयर करने और टैक्स की अहमियत से आगाह किया। फनकारों ने एफबीआर की कोशिशों को सराहा। Alright, there you go. टिड्डी दल की बात हो रही है, नाम कितना इनोसेंट सा लगता है ना टिड्डी दल, मतलब क्या कर सकता है, लेकिन है नहीं। लोकस्ट्स जो होते हैं ना उनको टिड्डी दल कहते हैं। और क्या मेहम मचाया हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आपने ऐसी बड़ी वीडियोस देख भी ली होंगी क्या हो रहा है। अभी हम भी आपको दिखाते हैं और बताएं कि सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में टिड्डी दल यानी लोकस्ट के हमलों की इतलात है और किसान परेशान हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा दुहाइयाँ दे रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। दोनों सूबों में टिड्डी दल से फसलें तबाह होने का खदशा है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट पे सिंध और बलोचिस्तान में टिड्डी दल हमले की तबाही का जिक्र भी किया है। आसिफ जरदारी ने असेंबली में भी इस पर बात की है, जरा सुन लें। आकड़ आई हुई है सांगड़ में और सांगड़ के ऊपर खैरपुर में, और उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। अभी तक तो सऊदी अरेबिया से दूसरे मुल्कों से कोई इमदाद आ जाती, कोई उनकी मशीनें आ जाती जो उसको रोकती। हम बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हैं वफाकी हुकूमत का एटीट्यूड। सदर जरदारी ने इस बात को नेशनल असेंबली के जेल के बाहर आते हुए उसका पहला जो परेशानी था, पहला जो उसका इशू जो उसने उठाया था वो ये था कि मेरे गरीब जो हारी हैं उनका मुआशी कत्ल वैसे ही हो रहा है और अब ये लोकस का इशू शुरू हुआ है। आज तक अब तक हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। और सिंध असम्बली ने वफाक से सूरत हाल काबू में करने की अपील की है। सिंध मुल्क में कपास की दूसरी सबसे बड़ी पैदावार देता है। लगभग 30 साल बाद पाकिस्तान में कपास की फसल पर टिड्डी दल ने हमला किया है। टिड्डी दल ने सिंध में कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस हमले के पंजाब के कॉटन बेल्ट तक पहुंचने के भी खदशात हैं और वहां तक पहुंचने का मतलब है अरबों खरबों का नुकसान। हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम न होने से कपास के काश्तकारों को शदीद माली मुश्किलात का खदशा है, माली नुकसानात का अंदेशा है। सिंध के वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब बता रहे हैं कि टिड्डी दल के हमलों के बाद सिंध और बलोचिस्तान के किसान खासे परेशान हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इससे? फरवरी के महीने में ये ईरान से हमला हुआ था, अटैक हुआ था लोकस्ट
बलूचिस्तान पे, और अभी फिर वहाँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी कैंपेन चल रही थी उनके को ख़त्म करने के लिए। तो अभी जहाँ हम इंफॉर्मेशन है कि वहाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। अभी इस जून के पहले हफ्ते में हमें उसकी पहली अपीयरेंस का इतला मिला कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के जो नारा का डेजर्ट है ठरी मीरवा और नारा तहसीलों में फर्स्ट अपीयरेंस की हमें इतला मिली। तो उसी वक्त हमने प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को भी लिखा, हमने अपनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानब से भी हमने अपनी टीमें तश्कील दी। इस वक्त सूरत ये है कि ये तकरीबन जो इसकी मुख्तलिफ स्टेज पे अपीयरेंस या मुख्तलिफ औकात में हमें मिली हैं, इतलात मिली हैं, और वो खैरपुर में भी है, सांगड़, नवाबशाह, मटियारी, जामशरो, इन अज़ला में हमें इनकी मिली है। हमने फील्ड टीम्स हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है इसके लिए, और तकरीबन हमने कल भी एक मीटिंग की, उससे पहले भी मैंने एक मीटिंग की थी, कल सीएम साहब पे हमने मीटिंग की। राव साहब, अगर सूरत हाल यही रही तो फसलों का कितना नुकसान होने का खदशा है? कुछ अंदाज़ा, कोई एस्टिमेट लगाया गया है अभी तक? इस वक्त तक किसी भी क्रॉप एरिया में कहीं कोई थोड़ी बहुत कोई मामूली नुकसान हो तो हो, अदरवाइज़ किसी भी क्रॉप में कोई बड़े नुकसान का हमें कहीं से भी इतला नहीं मिला। लेकिन यकीनन अगर ये बहुत ही एक वबा है और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, अगर ये फैलती है तो फसलों को, और आपको पता है कि ज़रूरी सूबा है और उसकी मैशत का इन्हिसार जो है वो ज़राइत पे ये बहुत बड़ा नुकसान करेगी। लेकिन इस वक्त तक अभी तक कहीं से भी कोई क्रॉप का या कोई किसी बड़े अंदाजे के मुताबिक कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो फसलों का अभी नहीं हुआ, और हम समझते हैं कि इसको यहीं पे कंट्रोल करना होगा, यहीं पे इसको ख़त्म करना होगा। अगर हम नहीं कर सके इसको कंट्रोल तो फिर इसका यकीनन नुकसान वो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही फसलों को तबाह और बर्बाद कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी और हम अपने वसाइल से कर लेंगे। अच्छा, जो हम वीडियोस दिखा रहे हैं स्क्रीन पे वो लगता तो यही है कि हॉरिफाइंग है, और अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो कुछ हो ज़रूर सकता है। अच्छा, तो यही हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप कह रहे हैं कि आप इक़दाम करेंगे, क्या कर रहे हैं या क्या करने का प्लान है? पर्टिकुलरली सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है कि लोगों का नुकसान ना हो? में बहुत सारा काम जो ज़्यादातर है वो वफाकी हुकूमत कर सकती है। जैसे एयरक्राफ्ट में जो उनका प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास जो स्प्रे के लिए स्पेशल, क्योंकि हमने तो कोशिश की कि हम आम जो प्राइवेट कैरियर जो जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको भी हायर कर लें और उनके ज़रिए भी हम जितना भी उस पर पैसा खर्च होता है, पेस्टिसाइड पे खर्चा होता है या गाड़ियों पे फ्यूल का खर्चा होता है या दूसरा जो भी खर्चा होगा एयरक्राफ्ट्स को हायर करने के लिए खर्चा होता है, तो सिंध हुकूमत बिल्कुल फुल सब कुछ करने के लिए तैयार है। और लेकिन अब ये क्योंकि आम एयरक्राफ्ट भी जो होता है वो स्प्रे नहीं कर सकता, स्पेशल जो स्प्रे गन्स जिनमें फ़िट होती हैं और उसी के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो ये वो जहाज़ होते हैं, आम जहाज़ ये जो होते हैं प्राइवेट जहाज़ ये नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली, लेकिन जो इसको लोकस्ट ये है कि इंटरनेशनल इशू है, जहाँ भी इसका हमला होता है, अटैक होता है, तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो और दूसरे ममालिक हैं उनके साथ बाकायदे एग्रीमेंट होता है, और जहाँ भी होता है तो दूसरे ममालिक से भी वो सपोर्ट ली जाती है। तो हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है, हमने सुपारको को भी के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि वो भी आएँ, उनकी स्पेशल टीम्स आएँ, वो सर्वे भी करें, हमें मदद भी करें इस सिलसिले में, और हमें एयरक्राफ्ट दिए जाएँ ज़्यादा स्प्रे के लिए, ज़्यादा फील्ड टीम्स बनाई जाएँ, एयरक्राफ्ट की टीम्स बनाई जाएँ, हमें पेस्टिसाइड्स जो उसकी अवेलेबिलिटी जो वाफर मकदार में हो वो हमें उसमें सिलसिले में मदद की जाए, और वॉर फुटिंग पे ये सब कुछ हो, बहुत जल्दी होना चाहिए। सिंध के वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू हमसे बात कर रहे थे, और अगेन मैं कहूँगी कि जो हमें नज़र आ रहा है तो फिर क्या इंतज़ार करना कि शायद थोड़ा सा डैमेज हो, शायद चले जाएं, उड़ जाएं, इसी तरह भाई यू नो दिस इज़ हैपनिंग एवरी ईयर, तो उसके अब कुछ मेजर्स ले लेने चाहिए। एक्चुअली नॉट एवरी ईयर, 30 साल बाद ये इस नौयत का हमला हुआ है, और इस नौयत का इतना सवेर हमला हुआ। आई थिंक ड्रास्टिक मेजर्स नीड टू बी टेकन। अभी हमने आपको ये बताना है कि वजारत छोड़ने वाले PTI रहनुमा अलीम खान पंजाब असम्बली की कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। क्या चल रहा है? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि खबरें हैं कि पार्टी क़यादत से नाराज़गी भी चल रही है। हुकूमत के 1 साल के अंदर सीनियर रहनुमा का नाराज़ होना तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पंजाब के साबिक सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने और भी हम आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने नैब केस में ज़मानत के बाद पंजाब असम्बली की 4 कायमा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया था, और अलीम खान नैब के किरदार पर भी तनकीद कर चुके हैं काफ़ी बार। ज़रा सुन लें आप।
नैब जो है उसको चाहिए कि वो तफ्तीश पहले करे और किसी को पाबंद सलासल बाद में करे। जेल में डालना बहुत आसान है, पर जेल में जाके इंसान के साथ क्या गुजरती है और वो किस अजियत से गुजरता है, शायद इसका अंदाज़ा नैब को नहीं है। पहले उसको जेल में डाल दें और उसके बाद ये सोचना कि अब इसके ऊपर केस कौन सा बनाना है, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये सब के लिए जुल्म है। ये सिर्फ मेरे साथ जुल्म नहीं है, जिसके साथ ये हुआ है उस सब के लिए जुल्म है। जनाब अलीम खान की पार्टी क़यादत से नाराज़गी की खबरें भी इसीलिए सच मालूम होती हैं क्योंकि ज़मानत के बाद से अब तक वो इमरान खान से ना तो मिले हैं और ना ही किसी पार्टी इजलास में उन्होंने शिरकत की है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया गिल साहब। अलीम खान ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया, अब असम्बली की कमेटियाँ भी छोड़ दी हैं, क्या वजह है, क्यों इस तरह जिम्मेदारियों से दूर होते चले जा रहे हैं वो? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अलीम खान साहब की जो वजारत से रिज़ाइन था वो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मॉरल हमारी सेल्फ क्रिएटेड जो है एक हमारे लीडर की स्टैंडिंग है कि हमारे किसी भी लीडर के ऊपर नैब का या कोई भी ऐसा अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब तक वो उसमें से बाहर नहीं आते तो हमारे लोग खुद से रिज़ाइन करते हैं, जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट है। उनको पता ही नहीं कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने ना ज़िंदगी में ऐसा कभी सोचा है, ना किया है, ना उन्होंने होता देखा है। तो अलीम खान साहब ने जो वजारत से इस्तीफ़ा दिया था वो उस सिचुएशन में दिया था। अब जो कमेटियों की बात है तो वो अपना रोल खुद डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल इम्पॉर्टेंट लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और क्योंकि बहुत सारे और मेंबरान हैं, शायद वो उनको वो जिम्मेदारियाँ देना चाहते हों, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई अपने आप को जिम्मेदारियों से दूर किया है। शायद वो अपने रोल को रिक्राफ्ट कर रहे हैं विद इन द डिफरेंट गवर्नमेंट फंक्शनरीज के उन्होंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, आपको समझते वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छी तरह गिल साहब आपने शुगर कोट भी कर दिया, लेकिन एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट टू द रियल कॉज। कोई ना कोई रीजनिंग तो होती है, पार्टी की वजाहतें अपनी जगह, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि अलीम खान को नैब से शिकायतें थीं और वो नैब कवानीन में तब्दीली चाहते थे, जिस तरफ हुकूमत जाने को तैयार नहीं, ये वो कह भी चुके हैं। तो उनकी ये बात मानने में क्या मुश्किल थी, मान लेते? देखिए, बात ये कि अगेन आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको अलीम खान साहब मुनासिब देंगे, क्योंकि आप ये उनकी ज़ाती राय या उनकी प्रेफरेंस पे बात कर रहे हैं। अगर आप हुकूमती नुक्ता नज़र की बात करें तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अलीम खान साहब ने मेरी मौजूदगी में या मेरे इन्फॉर्मेशन में कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि अलीम खान साहब रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने तो जब उनके साथ ये सारी कार्रवाई हुई तब भी उन्होंने किसी अदालत, किसी नैब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, बल्कि बहुत ही ग्रेसफुली उन्होंने खुद रिज़ाइन किया। किसी ने उनको कहा भी नहीं था कि रिज़ाइन करें, उन्होंने खुद रिज़ाइन अपना टेंडर किया था। तो अलीम खान साहब रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। जितना मैं उन्हें जानता हूँ, अलीम खान साहब तमाम अदालतों, तमाम इदारों की इज़्ज़त करते हैं, और मेरे इल्म में ये कभी नहीं कि उन्होंने कहा हो कि नैब के ख़िलाफ़ को कार्रवाई की जाए या उनके कानून को बदला जाए। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये मेरे इन्फॉर्मेशन है जिसकी भी है। अच्छा, आपके ख्याल में गलत इन्फॉर्मेशन है? इससे पहले ही हम उनकी गुफ्तगू चला चुके हैं। ज़मानत के बाद उन्होंने जो बात की थी कि नैब को सोचना चाहिए, जेल में किसी शख्स को भेजने से पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए। वो जो नैब पर उनकी तनकीद थी वो किसी से ढकी छुपी है नहीं। आई वंडर कि आपसे कैसी वो छुपी रह गई। बहुत शुक्रिया आपका गिल साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा, बिल्कुल चेंजिंग पेस, और अब एक और स्पोर्ट की हम बात करते हैं, बट नॉट क्रिकेट दिस टाइम। अभी जरा हम फुटबॉल की बात कर लें, और बात तो वैसे आपको करनी चाहिए। जनाब, अफ्रीकी मुल्क कैमरून से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ फुटबॉलर हैं सैमुअल। इन्होंने मिस्ट्री स्टार फुटबॉलर मोहम्मद साला को मशवरा दिया है कि उन्हें लिवरपूल छोड़कर स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहिए। ये क्यों दे रहे हैं मशवरा? बिल्कुल जी, और ये उन्होंने बड़ा सोच समझ के मशवरा इसलिए दिया है। सैमुअल एटो ने कहा कि मोहम्मद सलाह में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो उन्हें बेहतरीन फुटबॉलर बना सकती है। मेरा तो ख्याल है वो बन भी गए हैं, इसमें मजीद क्या बनना है, मगर इसके लिए उन्हें बार्सिलोना ज्वाइन करना पड़ेगा। ना सिर्फ सैमुअल एटो बल्कि बहुत सारे बार्सा फैंस भी चाहते हैं कि मो सलाह जो है वो लिवरपूल छोड़कर बार्सिलोना में शमूलियत इख्तियार कर लें। तो बेसिकली रीजनिंग कुछ भी नहीं है। He is good wherever he goes, और लिवरपूल के लिए वो खेलते हैं। लेकिन अब बार्सिलोना को चाहिए कि हमारे पास सारे बेस्ट टॉप प्लेयर्स हमारे पास हों, तो लिहाजा तुम भी आ जाओ। मतलब है सभी को चाहिए कि मोसाला उनके पास हो, तो व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली, अदरवाइज देयर इज, आई डोंट फील देयर इज एनी अदर रीजन। मोसाला हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, उनको मजीद बेहतरीन करने के लिए अपना क्लब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब आप कहेंगे कि हम फिर बता रहे हैं जनाब, तो हम बताते रहेंगे जब तक आप अपने वोट कास्ट नहीं कर देते। और इस मरतबा वोट किस लिए कास्ट करना है? ताकि आप अपने बेहतरीन अदाकार, आर्टिस्ट, फनकार को जितवा सकें। लक्स स्टाइल अवार्ड होने वाले हैं। I was just thinking कि अगर इसमें हम भी नॉमिनेटेड होते, आपको पता है ये तो कैटेगरी नहीं है कोई बेस्ट होस्ट वाली, हालांकि क्यों नहीं है, तो हम बेसिकली आप लोग तो हमें ही वोट दे देते ना, क्योंकि हम ही तो आपको कह रहे हैं कि वोट दो, लेकिन हम नहीं है इसमें, सॉरी। अच्छा जी जनाब, luxstyle.p की वेबसाइट है, 9 कैटेगरीज हैं जिनमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स होने वाले हैं, तो प्लीज डू वोट। अच्छा जी, पाकिस्तान और भारत में इनफॉर्मल मईशत का तो हम सबको पता ही है, और अब भारत में ये हुआ है कि अलीगढ़ में भारतीय टैक्स हुकाम ने एक ऐसे कचौरी बेचने वाले को नोटिस भेजा है जिसका सालाना टर्नओवर 1 लाख अमरीकी डॉलर या पाकिस्तानी 1 करोड़ 63 लाख रुपए बनता है। अच्छा, सो यू आर टेलिंग मी ये कचौरी बनाता है और इसकी जो कमाई है बेसिकली टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, तो वो 1 लाख US डॉलर एंड करोड़ एंड सम। आप मुझे बताइए, आप कराची शहर में रहते हुए क्या ऐसे लोगों को नहीं जानती जो कबाब बेचते हैं या बन कबाब बेच रहे हैं या कचौरियाँ या मिठाइयाँ या समोसे बेच रहे हैं जिनकी इतनी सालाना कमाई होगी? आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग तो हैं। अब्दुल्ला चाय ढाबा तो आप भी चला रहे हैं, आप करोड़पति हैं? नहीं मैंने कहा कि ये आपको छुपा के रखा हुआ है मुझसे, तो और हम सारों से तो बता दें आज। भाई आप कराची में बर्न्स रोड पे चले जाएं, आप कराची बर्न्स रोड पे चले जाएं, कितने ऐसे नामी गिरामी फूड सेंटर्स हैं जो मशहूर पुरानी दुकानें हैं जिनकी करोड़ों की कमाई सर्टनली है। तो बेसिकली इन अ नटशेल आपको बता दें, भारतीय टैक्स हुकाम ने कचौरी वाले मुकेश कुमार इनका नाम है, उनको नोटिस में खबरदार किया है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और टैक्स अदा करें, जबकि कचौरी वाले मुकेश का कहना है कि उनकी रोज़ाना की सेल महज 2000 भारतीय रुपए है बस। तो बेसिकली ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, करोड़ों, बट ही क्लेम्स कि मैं तो सिर्फ 2000 रुपए बना रहा हूँ। हैं? नाश्ता मंगाया? कह के आप भूल गए? अपने लिए मंगवा लिया। Anyhow, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम इससे पहले मईशत की बात कर ही रहे थे कि क्या चल रहा है। बजट मंजूर कराने की कोशिशों में मसरूफ हुकूमत को माशी महाज पर डॉलर बड़े झटके दे रहा है। हुकूमत को क्या दे रहा है? अवाम को सही झटके मिल रहे हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक हालात कंट्रोल करने के लिए अब कुछ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने एक्सपेक्ट किया था, एटलीस्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 160 के करीब पहुंचेगा। ये तो 160 को भी क्रॉस कर गया है। मुद्दे रोज कारोबार के आगाज पर ही रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम तक डॉलर 5.18 रुपए महंगा होकर 162.16 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6.10 रुपए महंगा होकर 163 रुपए का हो गया है और आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर 164 रुपए 50 पैसे, ऑलमोस्ट 165। इमेजिन। इतवार के रोज़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने वजाहत की थी कि पाकिस्तान ने एक्सचेंज रेट के लिए फ्री फ्लोट नहीं बल्कि मार्केट बेस पॉलिसी को अपनाया है। कोई सट्टेबाजी करने की कोशिश करे तो स्टेट बैंक मुदाखलत कर सकता है। डॉलर की तलब व रसद के हवाले से स्टेट बैंक के पास आदाद व शुमार मौजूद होते हैं। फ्री फ्लोट कहते हैं वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है और बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमारी पॉलिसी ये है जिसे हम कहते हैं मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस रजीम में अगर कोई एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो या स्पेकुलेटिव प्रेशर्स हो तो मार्केट बेस्ड रजीम में स्टेट बैंक इंटरवीन करता है। वी हैव डन सो एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। और बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत न जाने कब मुदाखलत करेगी और हाल ये है कि डॉलर के ऊपर जाने से हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है। ताज़ा खबर भी आपको बता दें, ये तो कोई ख़ास खबर नहीं है, गैस और बिजली के हवाले से ये खबर है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस 190% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि बिजली के नर्ख में भी 1 रुपये यानी 1 रुपी 49 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की भी मंजूरी भर दी है। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग अप। लिहाजा वो ये कहना कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, इससे हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है भाई। हमें जो कि बिल्स देते हैं घर में, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द डॉलर। आप अंदाज़ा लगाएं कि
क्या क्या महंगा नहीं हुआ। आप कोई भी चीज़ अगर शहद ही लेने चले जाएं, अगर आप गलती से इंपोर्टेड ले लें या कोई सीरियल ले लें आप चले जाएं, तो एक सीरियल के डब्बे पर भी आपको 300-400 रुपए बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। बट एज वी ऑलवेज से दिस इज आल्सो द टाइम, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो समझ जाएं, अपनी इंडस्ट्री को ऊपर उठाएं, तो लिहाजा व्हाई आर वी वेटिंग, को बेहतर करें, अपनी क्वालिटी को बेहतर करें। हम क्यों अभी तक इंतजार में बैठे हैं? बड़े बहुत से और एग्जांपल्स हैं, बहुत से मुल्क हैं, ईरान को अगर आप देख लें, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि उनके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे ओवर द ईयर्स। कतर पे सैंक्शंस लगे थे, उनका आधी चीजें सऊदी अरेबिया से आती थी, उन्होंने पूरे डेयरी फार्म्स इंपोर्ट कर लिए रातों रात ऑस्ट्रेलिया से, और वो मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया। माहिर मईशत रेहान अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, एक तरफ डॉलर बढ़ा है, दूसरी तरफ गैस के निर्ख इतने आसमानों को छू रहे हैं, जाहिर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं, वो परेशान तो होंगे इस सारी सूरत हाल से। जी बिल्कुल, अगर आप देखें पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, आपको बिल्कुल वो बिहेवियर नज़र आ रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो भी डिक्लाइन हो गए हैं, और आई थिंक इन्वेस्टर्स भी बहुत ही कम आपको नज़र आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर की प्राइसिंग देख लें या कोई भी सेक्टर उठा लें, आज मेरे ख्याल से 7-8 साल के लोएस्ट प्राइस पर आ गई है। इन्वेस्टर बिल्कुल परेशान है। जो नया बिज़नेस अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लोगों ने प्लान किया था कि हम 140-145 रुपये डॉलर पे लेकर आएंगे, वो आज 165 रुपये पे हो गया है। वो डेफर किए जा रहे हैं अपनी पेमेंट्स, क्योंकि आज कोई भी नया बिज़नेस है, उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो 15% हो गई है। एक्सचेंज रेट की कॉस्ट अगर आप देखें 7 से 8% डिवैल्यूएशन हो गई है, तो 23-23% के ऊपर कोई भी बिजनेसमैन नया बिज़नेस करने के मुतालिक सोच नहीं सकता है। और वो बहुत इस वक्त उस पोजीशन में है कि क्या हम या तो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी थोड़ा श्रिंक कर लें और वाले नए बिजनेस को फिलहाल डेफर कर दें। इन अ वेरी सिंपल फॉर्म आपसे सिंपल सा सवाल करेंगे कि इस पूरे मसले का अब हल क्या है? हुकूमत फौरी तौर पर ऐसा क्या करे कि सब कुछ कंट्रोल में आ जाए? देखिए, इस वक्त अगर गवर्नमेंट के पास देखें, गवर्नमेंट अपनी मेजर यही कोशिश कर रही है कि जो कि टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि आप इकोनॉमी का साइज़ छोटा कर दें और इंपोर्ट को एक्सपेंसिव कर दें, और लोकल कंजम्पशन की जो प्रोडक्ट हैं उनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। लेकिन सिर्फ मसला यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। जब हमारे पास बाहर लोग जो बैठे हुए हैं या इन्वेस्टर है, वो ये देख रहा है कि रुपी जो है फर्दर स्लाइड होने जा रहा है, तो वो जो पेमेंट यहाँ पाकिस्तान भेजनी भी होती है तो उसको फर्दर डेफर कर देता है, जिसकी वजह से वो जो गैप है वो संभल के नहीं दे रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद ये ज़रूर सिग्नल देना है कि ये पैरिटी लेवल है जो कि हम चाहते हैं कि, क्योंकि करंट रियल एक्सचेंज रेट की जब हम बात करते हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान की रुपये की पैरिटी को गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि जी ये हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू बन रही है करेंसी की, इससे ऊपर जो भी बाय कर रहा है तो वो जो है वो अपने रिस्क पे कर रहा है, ताकि लोगों को ये सिग्नल ज़रूर है कि आई थिंक कि हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो अपने रिस्क पे ले रहे हैं, या क्लाइंट्स भी हैं वो भी इस चीज़ को देखें। लेकिन आपको ये ज़रूर सिग्नल देने कि इस प्राइस जो है वो हमें एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ये थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच आई थिंक सेंट्रल बैंक को। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा तो था कि वो डॉलर की कीमत बढ़ने के सिलसिले को देख रहे हैं, ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। स्टेट बैंक इस सिलसिले में क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? बाय द वे देखिए, आपका जो सवाल है उसमें ये बिल्कुल सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा था कि अगर हमको लगेगा कि मार्केट में ये जो उतार चढ़ाव की पोजीशन है ये किसी स्पेकुलेशन की बेस पे हो रही है, तो यकीनी तौर पे स्टेट बैंक इंटरवेंशन करेगा और बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं बैठा रहेगा। अब सवाल ये कि आज की जो पेमेंट थी जिसकी वजह से आई थिंक मार्केट में एक तेज़ी आपको नज़र आई है, सिर्फ ये देखना है कि कोई हमें ऐसा ना हो, जैसे हिस्ट्री में भी हो चुका है कि कुछ बैंक्स ने ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कि बड़ी को पेमेंट आ रही है उसकी बेसिस पे अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को बहुत महंगे दामों में बेचना शुरू करते हैं। स्टेट बैंक यकीनी तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगा इंटरवेंशन ना करे, लेकिन मार्केट के अंदर ये ज़रूर मॉनिटर करे कि कोई इन्फॉर्मेशन को बैंक मिसयूज़ करके ज़बरदस्ती की मार्केट में तेज़ी ना करने की कोशिश करे। तो बिल्कुल स्टेट बैंक उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ वो कहता है फ्री मार्केट होनी चाहिए, लेकिन हमें अभी भी ये है कि सेंट्रल बैंक अपना वो रोल ज़रूर प्ले करे कि मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ वो मैनेज करे और टच में रहे, और ताकि एकदम रुपये एक दिन में तेज़ी आती है वो नज़र ना आए। बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत रेहान अतीक हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है।
अच्छा जी, एक और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज और एक और बात इसी से, जहां डॉलर इतना बढ़ गया है, गोल्ड आपको पता है, और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में रिवाज है शादी ब्याह पर गोल्ड देने लेने का। अब मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम हम जो जहेज़ को नेगेट करते हैं या इस रिवायत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए 5 तोले सोना देना भी अब अफोर्डेबल नहीं रहा है। मुश्किल हो गया, और प्लीज़ ये प्रेशर भी ख़त्म होना चाहिए। अब सामने ही है हर चीज़, अब क्या छुपाना किसी से। अच्छा जी, वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज़, आपको पता है कि एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत ख़त्म होने में 3 दिन रह गए हैं, सिर्फ 30 जून तक है। FPR की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कीम से फ़ायदा उठाएं, और इसलिए कराची में FPR ने आर्टिस्ट कम्युनिटी के नुमाइंदों को बुलाया, उन्हें बताया कि किस तरह वो अपने असासे ज़ाहिर करके मुल्की मईशत में हिस्सेदार भी बन सकते हैं। अदाकारों ने इस कोशिश को भरपूर सराहा भी, और उनमें बहुत से लोग इंक्लूडेड थे, जिस तरह आप देख भी रहे हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नादिया हुसैन ने, जो कि बहुत मशहूर मॉडल भी हैं, बिजनेस वुमन भी हैं, एक्टर भी रह चुकी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नादिया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नादिया, FPR की जानिब से इस अंदाज में ज़ाहिर ब्रीफिंग देने से कई तरह की कन्फ्यूजन्स होपफुली दूर हुई होंगी। आपको लगता है अब जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े नाम हैं, बाज़ टैक्स पेयर्स हैं, बाज़ नहीं भी हैं, इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे? बिल्कुल, आई थिंक दैट उन्होंने तो खैर आई वुड से कि काफ़ी कम लोगों को बुलाया था। आई मीन दे कुड हैव इनवाइटेड मोर पीपल, और वो भी बहुत लास्ट मिनट बुलाया था। आई वुड से कि ज़ाहिर है दे शुड हैव मे बी हैड लाइक अ बिगर सेशन एंड टॉक्ड अबाउट इट मोर, ताकि हम लोगों को भी जो है ना उन लोगों से मिलकर काफ़ी तसल्ली हुई, हम लोग को उनसे मिलकर काफ़ी जैसे कहते हैं दिल हल्का हो गया। एक डर सा एक होता है कि यार जब FPR से अगर कॉल आती है तो आप हमेशा आप तो थोड़े से लाइक परेशान हो जाते कि FPR से क्यों कॉल आ रही है। लेकिन या अगर कोई कभी नोटिस आया हो या कोई ऐसी चीज़ अगर कोई हुई हो, तो अब इन लोगों से मिलकर आई वुड से काफ़ी तहम्मुल हो गया था, बिकॉज दे वर वेरी फोर्थकमिंग, दे वर वेरी फ्रेंडली, एंड दे सेड कि आपको कभी भी कोई इशू हो, आपको इनकम टैक्स फाइल करने में इशू हो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें प्लीज बताइए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। सो दे वर वेरी ओपन, सो आई वाज वेरी हैप्पी। दैट इज़ गुड कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी बार इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं भी होती, तो वो भी आप लोगों को मिल गई होगी। FPR के निज़ाम और टैक्स सिस्टम पर सबकी तरह आर्टिस्ट को भी ऑब्वियसली एज आई वाज सेइंग कुछ मुश्किलात होती होंगी, ख़ास तौर पर रिटर्न्स भरने का अमल जो है वो काफ़ी मुश्किल लगता है काफ़ी लोगों को। तो इसके लिए FPR को क्या बेहतरी लानी चाहिए? क्या आपने कोई तजवीज़ उनको दी या देना चाहेंगी? ये मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जी प्लीज हमारे लिए जो सिंगल सोर्स इनकम है वो तो चले, आप लोगों को पता है कि जी उनका टैक्स सोर्स डिडक्ट हो गया। हमारा टैक्स सोर्स डिडक्ट होता है फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, लेकिन हमें कहीं से चालान नहीं मिलता है, हमें जा के जो है वो हमें चालान देने होते हैं। तो इस चीज़ को मैंने पॉइंट आउट कराया कि जी प्लीज आप इस चीज़ में हमारे लिए आसानी करें। अगर हमारा टैक्स सोर्स डिडक्ट हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली समहाउ आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि जी हमारा टैक्स सोर्स डिडक्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है वो एक कंप्लेंट जो है FPR कंप्लेंट सेल पे आप एक जो है ये अगर आप कंप्लेन करेंगी भी इन्होंने हमें चालान नहीं दिया, तो फिर हम एक्शन लेंगे और हम वो प्रोसेस को आसान करेंगे। बहुत शुक्रिया नादिया हुसैन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी आर्टिस्ट को चेक मिलता है, पेमेंट मिलती है, उसमें से एक अमाउंट तय हो गई और फिर उसमें से टैक्स डिडक्ट होगा और उसके बाद जो रकम बचेगी वो आर्टिस्ट को दी जाएगी। बहुत सी कंपनीज, बहुत से इदारे वो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, वो डिटेल नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वो चालान जिसका जिक्र कर रही है नादिया वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कुछ नेगोशिएशंस ऐसी भी होती है जिनको चेक मिल रहा होता है अपने काम के लिए, कि कभी कभार ये नहीं पता चलता कि टैक्स कट चुका है इसमें से या नहीं, तो नेगोशिएट भी आप ऐसे ही करें कि या तो जो अमाउंट है वो टैक्स के बाद आपको मिल रहा है, सो दैट यू नो, और अगर जो टैक्स आपने देना है तो वो भी आपको पता होना, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिमांड करें नेक्स्ट टाइम यू नेगोशिएट दैट। लेट अस मूव ऑन। और एक और खबर जल्दी से, हमारी गेस्ट भी वेट करिए, इस पर बात करते हैं जी। मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज आर्टिकल 62-63 के सहारे जरताज गुल के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। सियासी जमातों की जानिब से आइन की इन मुतनाज़ शिकों का दोबारा इस्तेमाल बताता है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। खुद मियां नवाज शरीफ ने इस आर्टिकल में तब्दीली की हिमायत की। अब नून लीग की ही रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने वफाकी वज़ीर जरताज गुल की नाअहली के लिए दरखास्त कौमी असम्बली में
में जमा कराई है। दरख्वास्त में स्पीकर असम्बली से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का कहा गया है। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक जरताज गुल ने सियासी असर व रसूख के जरिए अपनी बहन शबनम गुल को इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी इदारे नेक्टा में डायरेक्टर लगवाया है। इसी पे बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेने के लिए उज़मा बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। जी उज़मा, आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि आर्टिकल 62-63 के तहत मुस्लिम लीग नून की क़यादत सबसे ज़्यादा मुतासर रही और ये शिकें ख़त्म करने का मुतालबा किया गया, लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं जरताज गुल के ख़िलाफ़ इसी शिक का सहारा लिया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, और मैं समझती हूँ कि बहुत पर्टिनेंट सवाल किया है आपने, और इसका जवाब बड़ा लाउड एंड क्लियर है, और वो ये है कि यकीनन हम सबसे ज़्यादा मुतासर हैं इस 62-63 की शिक के लिए। हमारे ख़िलाफ़ तो सुओ मोटो भी जो है वो होते रहे, हमारे ख़िलाफ़ तो फिक्टिशियस हमारे मेंबर्स के ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशंस भी जाती रहीं और उन पर नाअहलियाँ भी होती रहीं। हमारे दोहरी शरीयत वाले सेनेटर्स जो हैं वो फौरी तौर पर निकाल दिए गए, और अब भी दोहरी शरीयत के बहुत सारे जो हुकूमत में मौजूद नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। लेकिन 62-63 जब तक एग्जिस्ट करती है तब तक उसका इस्तेमाल अगर हमारे ख़िलाफ़ हो सकता है, तो एक केस जो सरफेस के ऊपर आया जो बड़ा क्लियर है कि एक खातून जो है उन्होंने अपनी बहन की तकर्री के लिए उन्होंने जो है वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और अपनी बहन को जो है वो उसके ऊपर पोस्ट कराया, और आज भी वो उस पर मौजूद हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म के बहुत बड़ा जो है वो इक़दाम लेने के बाद वो ख़त वापस ले लिया गया जो उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए लिखा था, लेकिन आज भी वो खातून वहाँ काम कर रही हैं। और अगर इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहा, हिना भट्ट साहिबा पहले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गई थी और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूँकि वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं तो ये रेफरेंस जो है ये स्पीकर के पास जाना चाहिए। सो उन्होंने स्पीकर के पास मूव कर दिया। और ये भी आपको याद होगा कि, और ये बाय द वे ये हिना भट्ट साहिबा ने जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है और दुरुस्त किया है। मैं समझती हूँ कि मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है। 62-63 जो है वो हमारे ऊपर अगर अकामे के ऊपर लग सकती है तो ये खातून जिन्होंने अपने इस्तेमाल किया इस पर क्यों नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, यानी कि अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो हम भी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इस्तदा करेंगे। बताइएगा बुखारी साहिबा के जरताज गुल के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी और भी काफ़ी ऑप्शंस वैसे दस्तयाब होंगे। क्या ज़रूरत थी कि पंजाब असम्बली से कोई कौमी असम्बली के मेंबर के खिलाफ खत लिखे? किसी अदालत से रुजू करना ज़्यादा मुनासिब नहीं था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, ये ऐसे नहीं है। अगर आप केसेस भी निकाल के देखिए तो अदालतों में जब ये केसेस हमारे दौर में जाते रहे तब भी खैर इंटरटेन तो हो जाते थे हमारे दौर में, लेकिन अगर हम कोई कहते थे तो वो कहते थे कि नहीं जी ये आप स्पीकर से करें। और कानून के तहत भी, जितना मुझे कानून मालूम है, कानून के तहत भी स्पीकर जो है ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि वो जो है वो इलेक्शन कमीशन को कोई अगर उनके पास एप्लीकेशन आती है, कोई रेफरेंस आता है तो उस पर फैसला करके वो इलेक्शन कमीशन को भेजे। तो ये एक लीगल रूट है जिसको अडॉप्ट किया जाना होता है और उसी को अडॉप्ट जो है वो करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये देखने की बात ज़रूर है कि अगर आपको याद हो, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक ओहदेदार हैं हमारी पार्टी की, और उनसे खौफ का आलम यह है कि पूरी हुकूमत जो है वो डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं होता, महंगाई इनके काबू में नहीं है। लेकिन पूरे हुकूमत पाकिस्तान का एक ही प्रॉब्लम है कि मरियम नवाज से जो है वो ओहदा ले लिया जाए और उनके लिए वो इलेक्शन कमीशन में चली जाती है और वहाँ पे वो एंटरटेन भी हो जाती है बाय द वे एप्लीकेशन, और उसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग्स जारी हैं। फॉरेन फंडिंग का केस जो है इनका इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग रहता है। सुनने वाले हमारे साथ मौजूद थे। गेट योर पॉइंट। अच्छा जी, टाइम बड़ा कम रह गया। जाते जाते आज हम तमाम उन लोगों को तो विश करेंगे जिनकी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। लेकिन एक बड़ी स्पेशल विश हमने करनी है। जल्दी से आपको बता दें कि जियो पाकिस्तान के फैन में बड़े छोटे सब शामिल होते हैं, आपको पता ही है, और हमें इस हवाले से बहुत पैगामात आते रहते हैं कि प्लीज़ हमें विश कर दें एंड ऑल। लेकिन आपको हमने बताना है कि हमारे प्रोग्राम में एक 6 साला लेकिन बहुत बड़े फ़ैन हैं सैयद हसनैन जैदी, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने हमें पैगाम दिया है कि हुमा और अब्दुल्ला प्लीज़ आज मुझे सालगिरह विश कर दें। तो हियर वी आर। हाउ क्यूट आर यू हसनैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे ही आप खुद प्यारे हैं। यू टर्निंग, आपको बहुत कामयाबियां दें सबको। हैप्पी बर्थडे। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स, सी यू।